Hi everyone, welcome back again. I'm Aarti Kaushik, your tutor, and today we are going to understand the most important topic of हमारा बायोमोलिक्यूल्स दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। और हमारा जो HPSC PGT बायोलॉजी का सिलेबस है उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट एंड इसके मेटाबॉलिज्म का जो है कंसेप्ट है वो दिया गया है। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, इसकी डिफरेंट टाइप्स मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड के बारे में स्टडी करेंगे। एग्जांपल्स विद एन इंशियोमर्स, एपीमर्स, साइक्लिक फॉर्म्स, इसकी एनोमर्स, और जो भी म्यूटारोटेशन वगैरह है, जो भी टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं मोनोसेक्राइड्स के लिए, पॉलीसेक्राइड्स के लिए, ठीक है, इनकी डिफरेंट फॉर्म्स इन एग्जांपल्स है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको ये जो पीपीटी जिसे मैं पढ़ा रही हूँ इसकी PDF चाहिए तो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। और हर रात 9 बजे मैं उस पर क्विज, ठीक है, लेके आती हूँ। किसके ऊपर? टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आप उसको भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्टरी सेशन से। देखो, कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम बचपन से स्टडी करते आते हैं वो होता है ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। इसके अंदर आपको कौन कौन से हमारे एलिमेंट दिख रहे हैं? कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक है। 6 मॉलिक्यूल हैं कार्बन के, 12 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, 6 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कंपाउंड होता है कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, ठीक है। पर देखो, जैसे हमारा वाटर होता है H2O होता है, तो हाइड्रोजन 2 होती हैं और ऑक्सीजन 1 होता है, दोनों 2:1 के रेशियो में पाए जाते हैं। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं उनके बीच भी सेम रेशियो मेंटेन होता है, 2:1, ठीक है। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो शुगर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए इनको सेकेराइड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेकेराइड्स बोला जाता है, ठीक है। अब इन सेकेराइड्स को हम मेन तो 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, अदरवाइज ये 5 कैटेगरी में क्लासीफाई किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे मोनोसेक्राइड, फिर डाइसेक्राइड, फिर ट्राइसेक्राइड, फिर ओलिगोसेक्राइड एंड फिर पॉलीसेक्राइड। तो ये जो क्लासिफिकेशन हो रहा है किसके बेसिस पे हो रहा है कि कितनी सब यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ के इन सेकेराइड्स की फॉर्मेशन कर रही है। जैसे हम बात करें मोनोसेक्राइड्स की, तो मोनोसेक्राइड का फॉर्मूला होता है CnH2nOn। फॉर एग्जांपल मैं n की वैल्यू मान लूँ 6, ठीक है, तो मेरा C क्या हो जाएगा? n की जगह क्या हो जाएगा? 6। H में 2n है मतलब कि 6 2 जा 12, ON है मतलब कि O6। तो क्या फॉर्मूला बन गया? ग्लूकोज का फॉर्मूला बन गया C6H12O6। N की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, मान लो N की वैल्यू 4 रख ली, तो C क्या हो गया? 4, H क्या होगा? 8, और O क्या हो गया मेरा? 4, ठीक है, C4H8O4, ठीक है। तो हम मोनोसेक्राइड्स में CnH2nOn फॉर्मूला स्टडी करते हैं, जिसमें n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड का मतलब है कि सिंगल यूनिट प्रेजेंट है, मोनोमर की फॉर्म में जब ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, मैनोज, गैलेक्टोज, एरिथ्रोज, है ना, ग्लिसरल्डिहाइड, ये सारे क्या है? मोनोसेक्राइड है। डाइसेक्राइड नाम से पता चल रहा है, डाई का मतलब क्या होता है? 2। डाई का मतलब क्या होता है? 2। जब दो सेक्राइड्स मतलब ऐसे कंपाउंड जो शुगर कंटेनिंग है, तो 2 सेक्राइड, जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज प्लस फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज हो गया, ठीक है। तो 2 मोनोसेक्राइड यूनिट जब जुड़ के किसी को कंपाउंड को बनाती है तो वो डाइसेक्राइड होता है, जैसे लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज, ठीक है। ट्राइसेक्राइड्स 3 हमारी मोनोमेरिक यूनिट यहाँ पे जुड़ेंगी। इसका एग्जाम्पल है रेफिनोज, जो बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है और मेनली प्लांट में पाया जाता है, और जब इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो ये 3 कंपाउंड्स में टूट जाता है, 3 मोनोमेरिक यूनिट में टूट जाता है, ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में एंड गैलेक्टोज में। क्लियर है? फिर आती है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर 2 से 9 मतलब 2
के ऊपर 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, 9 हो सकती हैं, ठीक है। ये मोनोसेक्राइड यूनिट जुड़ के क्या बनाए, कोई सेक्राइड बनाए तो वो किस कैटेगरी में आएगा, ओलिगोसेक्राइड। जैसे ट्राईसेक्राइड है, रेफिनोज भी किस कैटेगरी में आता है, ओलिगोसेक्राइड। डाईसेक्राइड्स भी किसकी कैटेगरी में आते हैं, ओलिगोसेक्राइड की कैटेगरी में। टेट्रासेक्राइड जिसमें 4 मोनोमेरिक यूनिट जुड़ रही हूँ, हेक्सा जिसमें 6 जुड़ रही हूँ, हेप्टा जिसमें 7 जुड़ रही हूँ। तो जितनी ज़्यादा मोनोमेरिक यूनिट जुड़ रही होंगी अप टू 9 मोनोमेरिक यूनिट, वो सारी ओलिगोसेक्राइड की कैटेगरी में रखे जाते हैं। पॉलीसेक्राइड जिसमें हमारे 9 से ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा यूनिट जुड़ रही हों, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, पैक्टिन, हेमीसेलुलोज, इन्यूलिन, इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में समझेंगे, मोनोसेक्राइड्स के बारे में समझेंगे। मोनोसेक्राइड समझ में आ गए तो बाकी सारे अपने आप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो मोनोसेक्राइड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, CnH2nOn, है ना। जैसे Cn की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 6 रख रहे हैं तो हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला आ रहा है C6H12 और O6, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है इनके अंदर 3 to 7 कार्बन एटम होते हैं। 3 to 7 का मतलब है एक चेन, लीनियर चेन होगी, ऐसी प्रोजेक्शन होगी। इस प्रोजेक्शन को फिशर प्रोजेक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फिशर प्रोजेक्शन बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट की, सेकेराइड्स की। तो इसमें क्या होता है, 3 कार्बन भी जुड़ के लीनियर वे में, है ना, या फिर हमारे 4 कार्बन जुड़ के, 5 जुड़ के, 6 जुड़ के, अप टू 7 कार्बन जुड़ सकते हैं, ठीक है। और उनको हम किसके बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं कि कितने कार्बन एटम इनके अंदर प्रेजेंट है। जैसे 3 प्रेजेंट है तो ट्रायोज, 4 प्रेजेंट है तो टेट्रोज, 5 प्रेजेंट है तो पेंटोज, 6 प्रेजेंट है तो हेक्सोज और 7 प्रेजेंट है तो हेप्टोज, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम इनके अंदर प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं। ये इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं एनर्जी का। जैसे ग्लूकोज है, उसको मैं तोड़ दूँ, अगर इसका ऑक्सीडेशन कर दूँ, ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड कर दूँ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में टूट जाएगा और क्या रिलीज़ करेगा, ATP, ठीक है। तो एनर्जी सोर्स की तरह मैं इनको यूज़ कर सकती हूँ। ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं दूसरे लार्ज मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए, जैसे डाइसेक्राइड्स को, है ना, पॉलीसेक्राइड्स को सिंथेसाइज करने के लिए भी ये क्या करते हैं, एज अ बाई प्रोडक्ट, ये एज ए बिल्डिंग ब्लॉक काम करते हैं। अब देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप इनसे बाइंड है, उसके बेसिस पे भी ये 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किए जाते हैं। जैसे अगर CHO ग्रुप है तो ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, है ना। अगर किसी मोनोसेक्राइड से CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो एल्डोज कहलाएगा। एल्डोज का एग्जाम्पल बहुत कॉमन, ग्लूकोज, ग्लिसरल्डिहाइड भी एल्डोज का एग्जाम्पल है। अगर किसी से C डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोन ग्रुप जुड़ा होगा तो वो क्या कहलाएंगे, कीटोसिस। फ्रक्टोज, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो पिक्चर में दिख रहा है, ये क्या है, हमारे कीटोज हैं, ठीक है। तो एल्डोज, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, कीटोन ग्रुप अटैच है, उसके बेसिस पे मोनोसेक्राइड को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। एल्डोज फॉर एग्जांपल ग्लिसरल्डिहाइड, एरिथ्रोज, ग्लूकोज, ठीक है, गैलेक्टोज। कीटोन प्रेजेंट है तो फॉर एग्जांपल हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, हमारा क्या, फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, पहले हमने पढ़ा कि मोनोसेक्राइड्स के अंदर हम कार्बन के नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो मोनोसेक्राइड पिक्चर में दिख रहा है वो ट्रायोज है। क्यों है ट्रायोज, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन है, ट्रायो मीन्स 3, तो 3 कार्बन प्रेजेंट है इसके अंदर, 3 कार्बन प्रेजेंट है। दूसरा, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, CHO, इसमें हमारा क्या प्रेजेंट है, ये रहा ना, C डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये तो क्या हो गया हमारा एल्डोज और ये क्या होगा, कीटोज, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, C3 है, H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितनी है, 3। इसका भी फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम, पर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अलग है, बट ये दोनों का फॉर्मूला एक है, क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके अंदर कीटोन ग्रुप है, ठीक है। ये किसमें, ग्लिसरल्डिहाइड कहाँ पे पाया जाता है, केल्विन साइकिल में, प्लांट्स के अंदर होती है। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है ये केल्विन साइकिल, C3 साइकिल में, और ये ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बनता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन,
ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स जैसे 3 कार्बन होंगे तो ट्रायोस, 4 होंगे तो उसको टेट्रोस बोलेंगे, 5 होंगे तो पेंटोस, 6 होंगे तो हेक्सोस और 7 होंगे तो हेप्टोस। ठीक है, ये तो कार्बन एटम के नंबर के बेसिस पे है। अब अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हो या कीटोन ग्रुप जुड़ा हो तो उनको क्या बोलेंगे? 3 कार्बन वाला एल्डोज वाला ग्रुप वाला मोनोसेक्राइड ग्लिसरल्डिहाइड, कीटोज वाला डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, जिसका डायग्राम हमने पीछे देखा। ठीक है, 4 जुड़े होंगे तो एरिथ्रोज या थ्रियोज बोलेंगे, और अगर कीटोन होंगे तो एरिथ्रोलोज। पेंटोज होगा तो राइबोज, एरेबिनोज, जाइलोज और लाइजोज। ठीक है, ये क्या है कि ये जो कार्बन किस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है उसके बेसिस पे इनके नाम चेंज हो जाते हैं, पर नंबर ऑफ कार्बन सेम रहता है, एल्डिहाइड ग्रुप भी सेम रहता है, बट जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कौन से कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है उसके बेसिस पे इनका नाम बदल जाता है, राइबोज, एरेबिनोज, जाइलोज और लाइक्सोज। ठीक है, कीटोन होगा तो राइब्यूलोज या जाइलुलोज। अब 6 कार्बन है तो ग्लूकोज में भी 6 होते हैं, गैलेक्टोज में भी, मैनोज में भी, एलोज में भी, एल्ट्रोज में, ग्यूलोज में, आइडोज में और टेलोज में, इन सब में 6 कार्बन होते हैं। पर जो कायरल कार्बन होता है जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल अटैच होती है वो अलग होंगे। ठीक है, फ्रक्टोज, सोरबोज, टेगाटोज और हमारे एल्यूलोज, ये कीटोन बॉडी वाले 6 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेक्राइड्स होते हैं। हेप्टोज में 7 कार्बन होंगे, बट अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है तो ग्लिसरो डी मेनो हेप्टोज, एल ग्लिसरो डी मेनो हेप्टोज। अगर कीटोन बॉडी होंगी तो सेडो हेप्टुलोज, मेनो हेप्टुलोज। ठीक है, अब आती है एनेंशियोमर फॉर्म्स जिसको डी और एल फॉर्म बोलते हैं। पहले समझते हैं एनेंशियोमर्स होते क्या हैं। जब एक मोनोसेक्राइड 2 कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करता हो और दोनों कॉन्फ़िगरेशन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो एक दूसरे की, उनको क्या बोला जाता है? एनेंशियोमर्स। देखो ये हमारे एनेंशियोमर्स हैं, इसमें जो एनेंशियोमर्स हैं वो 2 कॉन्फ़िगरेशन जो शो करेगा वो कौन शो करेगा? कायरल कार्बन एटम। कौन शो करेगा? कायरल कार्बन एटम शो करेगा। कायरल कार्बन एटम ऐसा कार्बन होता है जिससे 4 हमारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जुड़े हो। देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर कार्बन से मान लो यहाँ पे H जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CHO जुड़ा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ CH2OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप जुड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? कायरल कार्बन हो गया। ठीक है, तो ये जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है ये, और ये 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होता है जिसको कायरल कार्बन बोलते हैं। तो ये मैंने क्या बोला? एनेंशियोमर्स वो मोनोसेक्राइड्स होते हैं जिनकी अंदर एक कायरल कार्बन के अराउंड डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होंगे और वो 2 कॉन्फ़िगरेशन में पाया जाएगा। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखो, एक तो हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड है, एक हमारे पास डी ग्लिसरल्डिहाइड है, एक हमारे पास एल ग्लिसरल्डिहाइड है। इसका मतलब क्या है? जो यहाँ पे 3 हमने पढ़ा कि ग्लिसरल्डिहाइड ट्रायोज होता है और एल्डिहाइड ग्रुप इससे बाइंड होता है, तो ये तो हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। ये होगा फर्स्ट कार्बन, ये होगा सेकंड कार्बन, ये होगा थर्ड कार्बन। ठीक है, इसमें भी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और थर्ड कार्बन। अब जो ये सेकंड कार्बन है ना वो इसमें कायरल कार्बन है, क्योंकि इससे एक तो एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ रहा है, एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ रहा है, एक हमारा CH2O जुड़ रहा है OH, और एक OH ग्रुप जुड़ रहा है, तो चारों अलग अलग ग्रुप जुड़ रहे हैं, तो ये क्या बन गया? कायरल कार्बन। अब इस कायरल कार्बन के एक साइड में हाइड्रोजन है, एक साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो वो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट साइड में पाया जाएगा या वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है इस कायरल कार्बन के, उसके बेसिस पे इनकी 2 कॉन्फ़िगरेशन पाई जाती है, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म। ठीक है, डी डेक्स्टोरोटेटरी, एल लिवोरोटेटरी। ठीक है, तो डी फॉर्म जब ये राइट हैंड साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, डी राइट हैंड साइड, और जो हमारा एल जो होता है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है। तो एल से लेफ्ट याद रखो, एल से लेफ्ट मतलब लेफ्ट में है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो एल कॉन्फ़िगरेशन है,
अगर इससे अपोजिट है तो डी कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये देखो, मैं इसको इसके ऊपर रख दूँ तो क्या इसके मिरर इमेज बनाएगा? नहीं बनाएगा। ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं बैठ सकता, ठीक है। दोनों क्या है? मिरर इमेज है एक दूसरे की, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? हम एनेंशियोमर्स बोलते हैं। अब देखो, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? यहाँ पे देखा था कि हमारे पास एल्डिहाइड भी एक ट्रायोज है और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन भी हमारा ट्रायोज है, बट ग्लिसरल्डिहाइड जो है वो एनेंशियोमर होता है, पर डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे सेकंड कार्बन है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन में, उससे 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं बाइंड हो रहे, उससे 3 डिफरेंट ग्रुप बाइंड हो रहे हैं। एक तो CH2OH CH2OH और एक कीटोन बॉडी, ठीक है। तो इससे 3 ग्रुप बाइंड हो रहे हैं, इसलिए कार्बन का कायरल कार्बन नहीं है। इसलिए जो हमारा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन है वो कोई ना कायरल कार्बन कंटेन नहीं करता, इसलिए ये क्या है? एनेंशियोमर नहीं बनाता, बट ग्लिसरल्डिहाइड बनाता है। नेक्स्ट आते हैं एपीमर्स। एपीमर्स क्या होते हैं? देखो, शुगर डिफर ओनली बाय द स्टीरियोकेमिस्ट्री एट ए सिंगल कार्बन। जब शुगर यानी कि डाइसेक्राइड वो एक दूसरे से, मोनोमेरिक यूनिट ऑफ डाइसेक्राइड एक दूसरे से अलग होती हैं। कैसे अलग होती है? एक सिंगल कार्बन के अराउंड स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग होने की वजह से, पर वो एनोमेरिक कार्बन नहीं होगा, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? एपीमर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज। देखो, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स और एपीमर में डिफरेंस है। एनेंशियोमर्स तो हमारी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की राइट हैंड पे पोजीशन है या लेफ्ट हैंड पे पोजीशन है, उससे बनते हैं डी और एल, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी। म्यूटा रोटेशन के टाइम पे वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे उसके बेसिस पे। बट एपीमर्स का मतलब है कि हम एनोमेरिक कार्बन को छोड़ दें, उसके अलावा जो कार्बन प्रेजेंट हैं उन पे कौन सा ग्रुप बाइंड हो रहा है उसके बेसिस पे हमारे क्या बनते हैं? एपीमर्स बनते हैं। जैसे ट्रायोज में देखो, ये ग्लिसरल्डिहाइड है, ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन है, ये क्या हो गए? एक दूसरे के एपीमर हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड कार्बन है उस पे तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रही है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ रहा है, और एक डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन में सिर्फ कीटोन ग्रुप जुड़ रहा है, मतलब डबल बॉन्ड O जुड़ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है। फॉर्मूला सेम है दोनों का, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है क्योंकि डिफरेंट ग्रुप जुड़ रहे हैं सेकंड कार्बन के ऊपर। तो ये एपीमर कहाँ पे हैं? ये सेकंड कार्बन में। अब हम एल्डोहेक्सोज की बात करें, एल्डोहेक्सोज की, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है सारे 6 कार्बन में। देखो, मेनोज, एलोज, गैलेक्टोज, टेलोज और ग्लूकोज, ये सारे एक दूसरे के एपीमर्स होते हैं। कैसे होते हैं? देखो, डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज में क्या होगा? हमारा यहाँ पे जो कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला तो ये एल्डिहाइड ग्रुप वाला, सेकंड वाला इसमें कायरल कार्बन होता है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा राइट हैंड साइड पे, इसलिए ये डी ग्लूकोज है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो वो सेकंड कार्बन में डी राइट हैंड साइड पे है, जिसकी वजह से ये डी ग्लूकोज है। अब देखो, यहाँ पे जब हम मेनोज की बात करते हैं तो मेनोज में क्या होता है? मेनोज में और हमारे ग्लूकोज में क्या फ़र्क दिख रहा है? थर्ड कार्बन पे सेम ग्रुप प्रेजेंट है, सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट है, फोर्थ पे भी, फिफ्थ में भी, ठीक है, और फर्स्ट में भी। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? सेकंड कार्बन पे। सेकंड कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया। कहाँ पे चला गया? लेफ्ट हैंड साइड पे। बट ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स नहीं है, ये एपीमर्स हैं, तो ये डी मेनोज बन गया, ठीक है। अगर ये हमारा देखो, अब यहाँ पे क्या बोलता है कि जो हमारे डी ग्लूकोज है उसमें हमारे 4 कायरल कार्बन है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। 4 कार्बन कायरल कार्बन एटम है, तो इसके 4 एपीमर बन सकते हैं। 4 एपीमर क्यों बन सकते हैं? कि जो कायरल कार्बन है वो किधर भी पोजीशन शो कर सकता है किसी और स्ट्रक्चर में। पोजीशन का मतलब क्या है? कि हर एक कार्बन एटम से देखो, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में या तो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ रहा होगा या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ रहा होगा। अब वो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप या लेफ्ट में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे इसके एपीमर बनते हैं।
जैसे हमने देखा डी मेनोज में सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, जिसकी वजह से वो मेनोज बन गया। अब एलोज में देखें, डी एलोज में देखें तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, थर्ड कार्बन पे, फर्स्ट ये कार्बन है, सेकंड ये और ये थर्ड कार्बन पे देखो, ग्लूकोज में तो क्या था, लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप था थर्ड कार्बन पे, पर एलोज में थर्ड कार्बन पे वो राइट हैंड साइड में आ गया, जिसकी वजह से ये इसके थर्ड कार्बन पे क्या बनाता है, एपीमर बनाता है। गैलेक्टोज की बात करें तो गैलेक्टोज में फोर्थ पोजीशन पे देखो, ग्लूकोज में फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड में है, बट गैलेक्टोज में वो लेफ्ट हैंड साइड पे, जिसकी वजह से गैलेक्टोज इसका एपीमर बन जाता है। टेलोज की बात करें तो फिफ्थ कार्बन में ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड में है, पर टेलोज में वो किस में आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, जिसकी वजह से ये इसका क्या बन गया, एपीमर बन गया। अब साइक्लिक फॉर्म की बात करते हैं। जो साइक्लिक फॉर्म होती है ना, वो कैसे बनती हैं, देखो जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड का जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ वाला जो ग्रुप है, तो सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बन ने 2 डबल बॉन्ड बना रखे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो वो 2 डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन आके उससे बाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये करने के लिए हम एल्डिहाइड ग्रुप को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो एल्डिहाइड ग्रुप अगर किसी में प्रेजेंट है, जैसे एल्डोज में प्रेजेंट है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेनोज, ये सारे क्या हैं, एल्डोज हैं, है ना, हेक्सोज है 6 कार्बन कंटेनिंग, और एल्डोज है क्योंकि इनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अब इनको जब अल्कोहल से रिएक्ट करवाया जाएगा तो जो अल्कोहल के अंदर OH प्रेजेंट है ना, वो टूट जाता है, वो H क्या करता है, टूट जाता है। ठीक है, अब देखो ये ऑक्सीजन तो यहाँ पे आ जाएगी और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जाके बाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, ये ग्रुप था हमारे पास और वो ये फॉर्म कर देता है, हेमी एसिटल फॉर्मेशन करता है। और सिमिलरली जब कीटोन हो, जैसे फ्रक्टोज है ना, फ्रक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप होता है, वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसमें भी यही सेम चीज़ होगी। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर बनेगा OH-OR वाला। ठीक है, तो जो कार्बोनिल ग्रुप है कीटोन का, वो किससे रिएक्ट करता है, OH ग्रुप से रिएक्ट करता है, और इसकी हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाती है, जिसकी वजह से कार्बन के साथ ये सिंगल बॉन्ड बना लेता है, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन के साथ बाइंड हो जाती है, जिसकी वजह से हेमिकीटेल ग्रुप बनता है। तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप है किसी मोनोसेक्राइड में, तो वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके हेमी एसिटल बनाएगा। कीटोन ग्रुप है तो वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके हेमिकीटेल बॉडी बनाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे देखो, एल्डिहाइड ग्रुप है, एसिटल्डिहाइड ग्रुप है हमारे पास, ये है एसिटल्डिहाइड CH3OH, और ये हमारे पास क्या है, एक का मतलब कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें क्या हुआ, ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ऑक्सीजन पे। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करते हैं, ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ पे चली जाएगी, OH ग्रुप हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया, OCH3, ये OCH3 इस कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पे बाइंड हो जाता है, ये तो क्या होगी हमारी हेमी एसिटल फॉर्म। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या होता है, कीटोन के केस में, इसमें भी क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑक्सीजन पे, ये हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, OH ग्रुप बन जाएगा। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी को पूरी करना होगा, यहाँ पे क्या बच गया, OCH3 कार्बन से बाइंड हो जाएगा, चारों बॉन्ड फुलफिल हो गए कार्बन के, तो ये हेमिकीटेल फॉर्म बन गई। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड, ऐसे मोनोसेक्राइड जिसमें 5 या 6 कार्बन हो, 5 या 6 कार्बन की चेन हो, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर देते हैं। कब देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में, जब उनको पानी में डिसोल्व किया जाता है, अपने ही उनकी चेन में जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है, अपने ही स्ट्रक्चर में वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना के हेमी एसिटेल या हेमिकीटेल फॉर्मेशन करते हैं। जनरली 5th कार्बन की हाइड्रोक्सिल ग्रुप से वो बाइंड करते हैं। देखो कैसे बनेगा हेमी एसिटेल और हेमिकीटेल ग्रुप, इसमें नहीं दिखा रखा पर मैं दिखाती हूँ। देखो ये बॉन्ड यहाँ पे टूटता है और ये जाके 5th कार्बन से बाइंड होता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलती है और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकलती है। ठीक है, और फिर वो वाटर रिलीज़ करती है, तो ये हेमी एसिटल फॉर्म होती है। इधर ऐसे ही 5th कार्बन में यहाँ से जुड़ता है।
अब वो बन गया, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, हेमीएसीटेल फॉर्म बन गई, हेमिकीटेल फॉर्म बन गई। अब हेमीएसीटेल की साइक्लाइजेशन की जाती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर जो साइक्लिक वे में रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट हो। तो दो तरह की रिंग पाई जाती है, एक होती है 6 कार्बन कंटेनिंग रिंग जिसको पायरेनोज रिंग बोलते हैं, एक होती है 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग जिसको फ्यूरेनोज बोलते हैं। ठीक है, 6 कार्बन कंटेनिंग रिंग को क्या बोलते हैं, पायरेनोज, और हमारा 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग को क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोज बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो ग्लूकोज था हमारे पास, क्या था, ग्लूकोज था। अब ग्लूकोज का हमारा ये आता है फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन CHO था, OH ग्रुप यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया कार्बन। सेकंड कार्बन में HOH है तो H अंदर आ जाएगा, OH बाहर आ जाएगा। थर्ड कार्बन पे हमारा क्या है, OH अंदर है। तो देखो जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के कार्बन है, मतलब ग्रुप हैं, वो तो रिंग के अंदर आएंगे या ऊपर आएंगे, ऊपर वाली साइड, और जो ठीक है जो राइट हैंड साइड में है वो नीचे आएंगे। जैसे देखो यहाँ पे OH है, ये OH इधर आ गया, ये हाइड्रोजन है, ये नीचे आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, अब फोर्थ में भी क्या होगा, हाइड्रोजन ऊपर जाएगा और OH नीचे आएगा। और इसमें क्या होगा हमारा, यहाँ पे CH2 है, CH2 ऊपर जाएगा और हमारा यहाँ पे H आ जाएगा, CH2OH H। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, डी पायरेनोज रिंग बन गई। ठीक है, अब देखो डी की डी पायरेनोज रिंग बनेगी, अल्फा फॉर्म होगी तो अल्फा बनेगी, बीटा होगी तो बीटा फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो इसकी दो पॉसिबिलिटी होती है, एक अल्फा और बीटा, दो एनोमेरिक फॉर्मेशन हो सकती है अल्फा बीटा। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि देखो ये हमारी अल्फा फॉर्म है, ये हमारी क्या है, बीटा फॉर्म है। ठीक है, ये हमारी अल्फा फॉर्म है, ये हमारी बीटा फॉर्म है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीजन है जो फर्स्ट कार्बन होता है उस पे जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर ये नीचे की तरफ है, अगर ये नीचे की तरफ है तो ये अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज है। ठीक है, अगर ये ऊपर की तरफ है तो ये बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज है। डी का मतलब हमने समझा था कि जब राइट हैंड साइड में हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है डी ग्लूकोज से मैंने ये दोनों रिंग बनाई, बट एक में मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को नीचे रख दिया तो वो अल्फा डी ग्लूकोज गया, एक में ऊपर रख दिया तो वो अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज हो गया। पायरेनोज क्यों हुआ, क्योंकि इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है इस रिंग के अंदर। तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर बन रहा है तो ये क्या होगी, पायरेनोज रिंग। अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बन रहा है तो ये होगी फ्यूरेनोज रिंग, जिसमें 5 कार्बन रिंग होगी। क्लियर हो गया। अब देखो फ्यूरेनोज बनाएंगे हम इसका तो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे सेकंड कार्बन फर्स्ट कार्बन आएगा, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, फिर ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये इसका बाहर एक फिफ्थ होगा, फिर सिक्स्थ होगा। ठीक है, तो ये 5 कार्बन रिंग। जनरली ग्लूकोज की 6 कार्बन रिंग ही हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जो C1 है अगर उस पर OH हमारा डाउन की तरफ है तो अल्फा, ऊपर की तरफ है तो वो बीटा। ठीक है, अब देखो मोस्टली जो फ्यूरेनोज रिंग होती हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं कीटोन ग्रुप वाले हमारे उनकी कीटोन ग्रुप वाले सैकराइड्स की। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनेगा फ्यूरेनोज में। तो देखो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फर्स्ट कार्बन तो ऊपर है, सेकंड यहाँ पे है, थर्ड यहाँ पे होगा, फोर्थ यहाँ पे और फिफ्थ यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से रिंग बनती है। अब देखो इनके क्या पॉइंट्स हैं। C1 कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन ग्रुप ऑफ एल्डोज बिकम द एनोमेरिक कार्बन, वो क्या बन जाता है, एनोमेरिक कार्बन बन जाता है, क्योंकि उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर नीचे की तरफ होता है तो वो अल्फा हो जाता है, ऊपर की तरफ होता है तो वो बीटा हो जाता है। तो वो दो फॉर्म में पाया जाता है, अल्फा एंड बीटा। बोथ पायरेनोज 6 मेंबर रिंग है, फ्यूरेनोज 5 मेंबर रिंग है। डी शुगर्स में हैवरोथ प्रोजेक्शन, इसको हैवरोथ प्रोजेक्शन बोलते हैं, इसको फिशर, ये तो फिशर प्रोजेक्शन है। ठीक है, और ये हैवरोथ प्रोजेक्शन है। ठीक है, ये हैवरोथ प्रोजेक्शन होती है। जो डी शुगर है उसमें CH2OH ग्रुप C5 पे वो ऊपर की तरफ होता है। डी शुगर में CH2OH जो है वो किसकी तरफ है, ऊपर की तरफ है। देखो सारे डी फॉर्म में ऊपर की तरफ है। C2 कार्बोनिल ग्रुप जब हेमिकीटेल फॉर्म बनती है उस केस में C2 कार्बोनिल कार्बन ऑफ कीटोस बिकम द एनोमेरिक कार्बन। इसमें C2 कार्बन जो होता है वो एनोमेरिक कार्बन बनता है। देखो पहला तो ये है, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन यहाँ पे है। अब इसमें CH2OH क्या है हमारा, ऊपर की तरफ है, मतलब कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है, CH2OH ऊपर की तरफ है।
अगर इसमें OH ऊपर है और CH2OH नीचे की तरफ होगा, तो जब OH मेरा नीचे की तरफ है तो ये हमारी अल्फा फॉर्म और ये बीटा फॉर्म, ठीक है। तो हमारे सेकंड कार्बन पर हेमिकेटेल में क्या बनती है, एनोमेरिक फॉर्म बनती है, जिसकी वजह से अल्फा और बीटा फॉर्म होती है। पायरेनोज इसमें भी 6 मेंबर होगी, फ्यूरेनोज 5 मेंबर होगी। ये हमारी होवरोथ प्रोजेक्शन होती है। नेक्स्ट आते हैं एनोमर्स। साइक्लिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। साइक्लिक स्ट्रक्चर 2 कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द एनोमेरिक कार्बन इज बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग, जो हमने पढ़ लिया अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म, ठीक है, उसी को बोलते हैं एनोमर्स, ठीक है। इफ़ अबो द प्लेन है तो वो बीटा पोजिशन है, अगर बिलो द प्लेन है तो उसको क्या बोलते हैं, अल्फा, ठीक है, हेवोर्थ प्रोजेक्शन में। These 2 distereoisomers are called एनोमर्स एंड हेमी एसिटल हेमिकेटेल कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है। एनोमर्स, जितने भी एनोमर्स जाने जाते हैं उनके एग्जाम्पल हैं ये। जैसे डी एल्डोज की बात कर रहे हैं, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं इसको। देखो डी हमारा एल्डोज है, हेवोर्थ प्रोजेक्शन है, डी दिखा रखा है। अब इसमें OH ग्रुप नीचे की तरफ है तो ये अल्फा फॉर्म होगी, ऊपर की तरफ है तो ये बीटा फॉर्म होगी, ठीक है, होगी। ये दोनों क्या हो गए, एनोमेरिक कार्बन होंगे, ठीक है। अब देखो डी गैलेक्टोपायरेनोज में भी क्या है, इसमें नीचे है तो ये अल्फा फॉर्म होगी, ऊपर है तो बीटा फॉर्म होगी, ठीक है। मैनोज में भी क्या है, नीचे है तो ये अल्फा फॉर्म होगी, ऊपर है तो बीटा फॉर्म होगी। तो ये दोनों भी क्या हो गए, हमारे एनोमर्स हो गए। इसी तरह फ्रक्टोज में फ्यूरेनोज रिंग बनती है तो नीचे की तरफ है तो अल्फा, ऊपर की तरफ है तो हमारे बीटा, ये भी क्या होगी, हमारी एनोमेरिक फॉर्म होगी। कीटोज में भी ऐसे ही बनेंगे, ऊपर नीचे का देखना है हमें, ठीक है। तो अब पॉइंट क्या याद रखना है हमें, पॉइंट ये याद रखना है कि जब हम पायरेनोज रिंग की मैं बात कर रहे हैं, 6 मेंबर रिंग की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट कार्बन जो होता है वो एनोमर होता है। उस पे देखते हैं हम पोजीशन कि OH की नीचे की तरफ है तो वो अल्फा हो जाएगी, ऊपर की तरफ है तो वो बीटा हो जाएगी, और दोनों एनोमेरिक कार्बन हो जाएंगे कार्बन 1 पे। बट जब कीटोज की बात की जा रही है, कीटोन ग्रुप वाली बॉडीज़ की बात की जा रही है, तो उसमें C2 कार्बन के ऊपर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देखते हैं कि वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ होगा तो अल्फा फॉर्म होगी, ऊपर की तरफ होगा तो बीटा फॉर्म होगी, ये डिफरेंस है। अब म्यूटा रोटेशन की बात करते हैं। म्यूटा रोटेशन होती क्या है, देखो एक्वेस सॉल्यूशन में जब इंटर कन्वर्जन होता है अल्फा एंड बीटा फॉर्म का वाया द ओपन चेन स्ट्रक्चर टू गिव एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर देने के लिए उसको म्यूटा रोटेशन बोला जाता है। या हम कह सकते हैं म्यूटा रोटेशन इन स्पेसिफिक रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन of a sugar solution with time due to interconversion of its alpha and beta anomers through the upper chain form। तो क्या होती है, शुगर सॉल्यूशन के अंदर इनकी ऑप्टिकल रोटेशन होती है, जिसकी वजह से अल्फा और बीटा एनोमर्स का इंटर कन्वर्जन होता है, जिसको म्यूटा रोटेशन बोला जाता है। ठीक है, देखो कैसे होती है म्यूटा रोटेशन। जो अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज होता है वो रोटेट करता है हमारा +112 डिग्री पे, और इसका जो C1 कार्बन है वो एनोमर होता है, जिसमें अल्फा फॉर्म बनाता है ये जब इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे होता है। अगर ये बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर हो तो ये रोटेट करता है +18.7 डिग्री से। तो इसकी रोटेशन कम है, इसकी रोटेशन ज़्यादा है। सिर्फ किसका डिफरेंस है कि ये अल्फा फॉर्म में है या बीटा फॉर्म में है। ठीक है, बीटा फॉर्म में आ जाता है तो 18.7 डिग्री, अल्फा फॉर्म में है तो वो कितना आ रहा है 112 डिग्री। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे होती है ये म्यूटा रोटेशन। देखो पहले हमारे पास क्या है, एक अल्फा एनोमर है सॉल्यूशन के अंदर, अल्फा एनोमर है सॉल्यूशन में, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे नीचे की तरफ है और ये पायरेनोज रिंग है। ठीक है, अब देखो ओपन चेन अकायरल होगी, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन में आ गई। अब स्लो, अब ये जो रिंग है ओपन से वो क्लोज हो रही है, रोटेशन हो रही है ना। रोटेशन का मतलब क्या है, रिंग बन रही है, फिर चेन बन रही है, फिर रिंग बन रही है, फिर चेन बन रही है, फिर रिंग बन रही है, फिर चेन बन रही है। ठीक है, जिससे अल्फा फॉर्म से बीटा फॉर्म बन रही है, बीटा से अल्फा बन रही है। यही तो होता है म्यूटा रोटेशन, कि हमारी ओपन चेन थी किसी भी सेक्राइड की, वो अल्फा फॉर्म बना देती है, फिर वो चेन बन जाती है, फिर वो बीटा फॉर्म बना देती है। इसी को तो म्यूटा रोटेशन बोलते हैं।
तो यहाँ पे देखो, जब ये दोबारा से क्लोज होकर रिंग बनाती है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे ऊपर की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से ये बीटा फॉर्म बन जाती है। फिर ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट होती है, फिर अल्फा फॉर्म बनती है, फिर बीटा फॉर्म बनती है, जब तक इक्विलिब्रियम मिक्सचर नहीं बन जाता। तो स्पेसिफिक रोटेशन होती रहती है कॉन्स्टेंट टाइम के साथ, ठीक है। तो अगर प्योर अल्फा फॉर्म होती है तो उसकी रोटेशन होती है 112, अगर प्योर बीटा फॉर्म होती है तो 18.7 होती है। और अगर एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन होगा अल्फा का या बीटा का, तो वो अपनी रोटेशन विद टाइम चेंज करता रहेगा, कभी अल्फा में बनेगा, कभी बीटा में बनेगा, ठीक है। और ये कब कांस्टेंट हो जाएगी, जब 52.5 डिग्री से ये रोटेट करेगा, वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी इतने पे, ठीक है। तो एक एक्वेस सॉल्यूशन में साइक्लिक अल्फा एंड बीटा एनोमर्स इंटर कन्वर्ट करते हैं अपनी रिंग को ओपन करके। पहले वो ओपन चेन बनाते हैं, फिर रिंग बनाते हैं, फिर ओपन चेन, फिर रिंग, ठीक है। और अल्फा और बीटा में रोटेट करते रहते हैं। इक्विलिब्रियम मिक्सचर मोर बीटा एनोमर्स को कंसिस्ट करता है और अल्फा एनोमर्स कम होते हैं। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है वो इक्विलिब्रियम में आ गया, तो उसके टोटल हमारी जो रोटेशन है वो 52.5 होगी। कैसे होगी, बीटा एनोमर्स तो उसमें 64% प्रेजेंट होंगी और अल्फा एनोमेरिक फॉर्म जो है वो 36% प्रेजेंट होंगी, जिसकी वजह से कांस्टेंट रोटेशन होती रहेगी। और कितना बनेगा, 52.5%, ठीक है। इसको बोला जाता है म्यूटा रोटेशन। अब बात करते हैं डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स की। डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स में हमारी कुछ कैटेगरी आती है मोनोसैकेराइड्स की, जैसे डीऑक्सी शुगर्स। जब कार्बन का लॉस हो जाता है सेकेंड कार्बन पोजीशन पे, राइबोज के अंदर सेकेंड कार्बन पे जब कार्बन का लॉस हो जाता है तो वो कुछ और स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और मोनोसैकेराइड देता है, जैसे डीऑक्सी राइबोज जो हमारे डीएनए का कॉन्स्टिट्यूएंट बनाता है। अमाइनो शुगर जैसे मोनोसैकेराइड्स हैं, ऐसे मोनोसैकेराइड्स जिनमें अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट हो, है ना, या उनसे अमाइनो ग्रुप बाइंड हो जाए, तो वो ग्लूकोज अमाइन या गैलेक्टोज अमाइन बनाते हैं। जैसे गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज से अमाइनो एसिड बाइंड हो गया तो गैलेक्टोज अमाइन बन गया, ग्लूकोज से अमाइनो एसिड बाइंड हो गया तो ग्लूकोज अमाइन बन गया। शुगर एसिड जैसे एस्कॉर्बिक एसिड बनाते हैं ये, है ना, हमारे ग्लूकोरोनिक एसिड बनाते हैं, गैलेक्टोनिक एसिड बनाते हैं। शुगर अल्कोहल ग्लिसरॉल बनाते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड ग्लिसरॉल बना देगा। मैनो से मैनिटोल बन जाएगा जो ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होता है। तो ये डिराइव मोनोसैकेराइड है जो मोनोसैकेराइड की मॉडिफिकेशन से बनते हैं या उनसे कोई ग्रुप रिमूव करने से या ग्रुप बाइंड करने से बनते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है, यूजेस क्या होते हैं हमारे मोनोसैकेराइड्स के, जैसे टेट्रोज है। टेट्रोज की बात करें, टेट्रोज में एरिथ्रोज बहुत ही रेयर होता है, बट जब लिग्निन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट की सेल वॉल में। लिग्निन हमारा पॉलीमराइजेशन ऑफ फिनोल कंपाउंड से बनता है और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल वॉल को। सेकेंडरी सेल वॉल में डिपोजिशन होता है लिग्निन का, है ना, प्लांट की सेल वॉल में। तो जो लिग्निन की सिंथेसिस है वो एरिथ्रोज से होती है, जो कि एक टेट्रोज है जिसमें 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। एंड एंथोसाइनिन प्लांट के अंदर एक पिगमेंट होता है, तो एंथोसाइनिन भी टेट्रोज होता है। पेंटोज जैसे जाइलुलोज एंड एरेबिनोज ये पॉलीमराइज होकर जाइलन्स की और एरेबेंस की फॉर्मेशन करते हैं जो सेल वॉल मटेरियल बनाते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज ये हेक्सोज हैं जिनके अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट हैं। ये वाइट होते हैं, स्वीट टेस्ट होते हैं और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। ग्लूकोज क्या है, यूनिवर्सल शुगर है। क्या है, यूनिवर्सल शुगर है और इसको हम डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं, ग्रेप शुगर भी, कॉर्न शुगर भी। फ्रक्टोज हमारा फ्रूट शुगर होता है जिसको लेव्युलोज बोला जाता है और ये जितनी भी शुगर पाई जाती है अर्थ के अंदर, नेचुरल शुगर, उनके अंदर स्वीटेस्ट टेस्ट होता है फ्रक्टोज का। हनी के अंदर 2 तरह की शुगर होती है, डेक्स्ट्रोज एंड लेव्युलोज। लेव्युलोज मतलब कि फ्रक्टोज और डेक्स्ट्रोज यानी कि ग्लूकोज, उसके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं, किसके लिए, मोनोसैकेराइड्स का पता लगाने के लिए। कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं मोनोसैकेराइड्स का पता करने के लिए। जैसे सबसे पहले आता है मोलिश टेस्ट, ठीक है, इस जर्नल टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का। इस कैसे किया जाता है वो समझते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस समझेंगे। देखो, कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले डिहाइड्रेट किया जाएगा। डिहाइड्रेट करने के लिए हम क्या देंगे इसको, कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है, ताकि इसके जो डेरिवेटिव हैं वो कंडेंस हो जाएं। किसके साथ कंडेंस हो जाए, अल्फा नेफ्थोल के साथ, ठीक है। अच्छा, वो अल्फा नेफ्थोल जो हमारा
किस में प्रेजेंट होगा, मोलिश टेस्ट में, है ना। उसके साथ कंडेंस हो जाएंगे किसके डेरिवेटिव, हमारे कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव। तो वो कैसा कलर देते हैं, वॉयलेट कलर देते हैं। तो कैसे हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, 2 ml हम टेस्ट का सॉल्यूशन लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, फिर उसमें 2 ड्रॉप डालते हैं 5% अल्फा नेफ्थोलोन सॉल्यूशन की। नेफ्थोल है ये, नेफ्थोलोन नहीं है, नेफ्थोल सॉल्यूशन की। 5% का मतलब होता है कि नेफ्थोल तो उसमें 5 ग्राम है, और उसमें 95 जो है ग्राम वो पानी है, ठीक है, ml में लगा लो जो भी है। तो ये हमारा 5% अल्फा नेफ्थोल होता है, जिसके अंदर हम क्या डालते हैं, 2 ml अपना जो टेस्ट करना होता है सॉल्यूशन, जो कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करना है उसको डालते हैं। फिर इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, जिसकी वजह से जो कार्बोहाइड्रेट वो अपने डेरिवेटिव में टूट के और अल्फा नेफ्थोल के साथ क्या बना देगा, कंडेंस होकर एक प्रोडक्ट बना देगा, कॉम्प्लेक्स बना देगा, और वॉयलेट रिंग बन जाएगी जंक्शन के ऊपर। ये जो वॉयलेट रिंग है ये 2 लेयर में बनेगी, और जिस सॉल्यूशन में वॉयलेट रिंग नहीं बनेगी वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं होगा, और जहाँ पे बनेगी तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होगा। अब ये क्या करता है, ये जो मोलिश टेस्ट होता है वो सभी तरह के कार्बोहाइड्रेट के लिए किया जाता है, चाहे वो पॉलीसेकेराइड है, चाहे वो डाइसेकेराइड है, चाहे वो मोनोसेकेराइड है, चाहे वो टेट्रासेकेराइड है, कोई भी तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ये नहीं बता सकता कि कार्बोहाइड्रेट मोनो था, डाई था या पॉली था, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन टेस्ट होता है। सेकेंड तरह का जो टेस्ट होता है वो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है। ये रिड्यूसिंग शुगर के लिए किया जाता है। रिड्यूसिंग शुगर जो होती हैं वो बेनेडिक्ट टेस्ट के अंदर जो कॉपर प्रेजेंट होता है उसको रिड्यूस कर देती हैं। रिड्यूस करके क्या कहते हैं, रिड्यूस शुगर रिड्यूसेस कॉपर टू पॉजिटिव ब्लू इन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टू Cu2O, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देती है हीट करने के बाद। देखो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में कॉपर प्रेजेंट होता है 2 पॉजिटिव आयन का, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन उसने दे रखे होते हैं, उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, वो ब्लू कलर का होता है। बट जब उसको रिड्यूस करके Cu2O बना जाएगा तो वो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक है। क्या प्रोसीजर इसका होता है, हम 2 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को 1 ml टेस्ट सॉल्यूशन में डालेंगे। टेस्ट सॉल्यूशन का मतलब है मेरे पास, जैसे मैं बिस्किट के ऊपर टेस्ट कर रही हूँ, या फिर मैंने कुछ भी कुकी ली उसके ऊपर टेस्ट कर रही हूँ, तो वो मेरा टेस्ट सॉल्यूशन है। उसको क्रश करके मैंने पानी में डिज़ोल्व करके उसका सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। उसमें मैंने 2 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाला। अब मैं क्या करती हूँ, इसको हीट करती हूँ, 2 से 5 मिनट हीट करूँगी। तो अगर इसमें ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आ रहा है और ऊपर ऑरेंज कलर आ रहा है, ठीक है, तो देखो क्या पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है, शुगर है। अगर ये ब्लू ही रहा तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी शुगर नहीं है। तो जो ये हमारा हीट करते जाएंगे, जैसे जैसे हीट करते जाएंगे तो ये कभी ग्रीन कलर देता है, ठीक है, कभी ग्रीन कलर देता है, कभी हमारा थोड़ा सा ऑरेंज येलो कलर देगा, ऑरेंज कलर देगा, ब्रिक रेड देगा, अलग अलग प्रेसिपिटेट देगा, ठीक है। तो पॉजिटिव आ रहा है किसके लिए, ग्लूकोज के लिए, फ्रक्टोज के लिए, गैलेक्टोज के लिए, मैनोज, माल्टोज, लैक्टोज, मतलब जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं उनके लिए क्या होता है, ये हमारा पॉजिटिव होता है। और जो हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती हैं जैसे सुक्रोज, उनके लिए नेगेटिव होता है। मतलब कि रिड्यूसिंग शुगर, मोनोसेक्राइड्स जो होती हैं रिड्यूसिंग शुगर, उनके लिए सारा टेस्ट बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव आता है, रेड ब्रिक प्रेसिपिटेट बनाता है। बट सुक्रोज के लिए अगर हम इसको परफॉर्म करेंगे तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो होती है वो, उसमें ये ब्लू सॉल्यूशन ही रहेगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर मेरे को रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को डिफ्रेंशिएट करना है तो मैं बेंडिंग टेस्ट परफॉर्म करूँगी। फिर ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आयोडीन टेस्ट हमें पता ही है, हम मोनोसेक्राइड के लिए करते हैं स्टार्च का पता लगाने के लिए, वो ब्लू ब्लैक कलर देता है, ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर देता है। हम केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे तो हम ये टेस्ट नहीं पढ़ेंगे, हम फेलिंग्स टेस्ट पढ़ेंगे, बेंडिंग पढ़ेंगे, आयोडीन टेस्ट पढ़ेंगे, और हम मोलिश टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो जो आयोडीन टेस्ट होता है वो नॉर्मल हमारे मोनोसेक्राइड्स पे, मोनोसेक्राइड्स को पॉलीसेक्राइड से स्टार्च की फॉर्म में सेग्रीगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, जो आयोडीन टेस्ट है वो कोई कलर नहीं देता मोनोसेक्राइड के साथ, वो सिर्फ पॉलीसेक्राइड यानी कि स्टार्च की प्रेजेंस ही बताता है। तो जैसे ही हम लीफ ले लें, लीफ को क्रश करके डाल दें टेस्ट ट्यूब में और उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो ब्लू ब्लैक हो जाता है,
है ना, या वॉयलेट सा कलर देता है, ब्लैक सा ही देता है वो कलर, तो वो प्रेजेंस बता रहा है स्टार्च की। अगर वो ब्लू ही रहेगा तो वहाँ पे स्टार्च नहीं प्रेजेंट, या फिर मोनोसेक्राइड की प्रेजेंस में स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार इनको भी डिस्कस कर लेती हूँ। जो हमारे 2 टेस्ट हैं, बारफोल्ड टेस्ट और सेलिवेनोफ टेस्ट, 3 टेस्ट है और सिनोल टेस्ट भी है। ठीक है, इनको और डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें क्या है, बारफोल्ड टेस्ट में ये इसमें भी क्या होता है, ये मोनोसेक्राइड्स के लिए होता है। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स की प्रेजेंस ये बताता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो मोनोसेक्राइड्स होती हैं वो बारफोल्ड टेस्ट के अंदर प्रेजेंट कॉपर आयन को एसिडिक मीडियम में रिड्यूस कर देती है और क्यूप्रिक आयन बना देती है, रेड पीपीटी बनता है। 2 से 3 मिनट के अंदर ही बन जाएगा। पर डाइसेक्राइड भी ऐसा ही करेंगी, बट वो स्लोली करेंगी या बिल्कुल नहीं करेंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने कोई टेस्ट करना है किसी भी कंपाउंड का, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, फिर उसमें 2 ml बारफोल्ड रिएजेंट डालेंगे, उसको बॉइलिंग वाटर जो हमारा बात होता है उसमें हम हीट करेंगे 2 से 3 मिनट। रेड पीपीटी 2 से 3 मिनट में आ गया तो मोनोसेक्राइड प्रेजेंट है, अगर नहीं आया, बहुत स्लोली आया, तो उसमें डाइसेक्राइड प्रेजेंट है। मोनोसेक्राइड के एग्जांपल हमें पता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोज, मेनोस, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर मोनोसेक्राइड प्रेजेंट है कोई भी फॉर्म में। अगर डाइसेक्राइड होंगी तो नेगेटिव आएगा, सुक्रोज के लिए भी नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट है सेलिवेनोफ टेस्ट, ये कीटोज के लिए होता है। तो कीटोज क्या करते हैं, डिहाइड्रेट किए जाते हैं कंसनट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू टू फॉर्म 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरेल। क्या फॉर्म करने के लिए, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल, जिसको फिर कंडेंस किया जाता है रेसोर्सिनोल के हेल्प से, ताकि चेरी रेड कलर आए, चेरी रेड कलर आए। तो इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, पहले हम एक टेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, उसमें 2 ml सेलिवेनोफ रिएजेंट डालते हैं, फिर उसको शेक करते हैं और थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, मतलब 1-2 मिनट के लिए रख देते हैं। तो अगर उसमें चेरी रेड कलर डेवलप हो जाता है विद इन 1 to 2 मिनट, तो वो क्या शो कर रहा है, हमारा कीटोज बॉडी, कीटोज कंटेनिंग बॉडी यानी कि मोनोसेक्राइड की प्रेजेंस शो कर रहा है। अगर नहीं आ रहा तो उसमें ये हमारी क्या प्रेजेंट है, हमारी एल्डोज बॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, ये हमारी कीटोन बॉडी होती है, तो इनके लिए पॉजिटिव आ जाएगा, और जो एल्डिहाइड कंटेनिंग ग्रुप है जैसे ग्लूकोज, मेनोज, गैलेक्टोज, उनके लिए नेगेटिव आ जाएगा। बायल्स टेस्ट यानी कि ओर्सिनोल टेस्ट पेंटोज के लिए किया जाता है, जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे फरफ्यूरल देता है, ये भी कंसनट्रेटेड HCl के साथ, जो कंडेंस होता है ओर्सिनोल के साथ, किसकी प्रेजेंस में, आयरन की प्रेजेंस में, और ब्लूइश ग्रीन कलर देता है। ठीक है, तो हम 2 ml ओर्सिनोल रिएजेंट डालेंगे और उसमें कंसनट्रेटेड HCl डालेंगे। ठीक है, फिर उसको बॉइलिंग वाटर में 2 से 3 मिनट के लिए हीट करेंगे, जिससे ब्लूइश ग्रीन कलर का हमारा कंपाउंड आएगा। अगर आ रहा है तो वो पेंटोज मतलब कि 5 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेक्राइड की प्रेजेंस शो कर रहा है। अगर नहीं आ रहा तो वो हेक्सोज हो सकते हैं, वहाँ पे हेप्टोज प्रेजेंट हो सकते हैं, टेट्रोज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, पेंटोज के लिए होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा मोलिश टेस्ट था वो हमारा सभी कार्बोहाइड्रेट के लिए था, बेंडिक्ट जो है वो रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है, बारफोल्ड टेस्ट मोनोसेक्राइड्स के लिए होता है, सेलिवेनोफ टेस्ट जो है वो कीटोज के लिए होता है, और बायल टेस्ट जो होता है हमारा वो पेंटोज के लिए होता है, और आयोडीन टेस्ट मोनोसेक्राइड्स के लिए नेगेटिव आता है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी पॉलीसेक्राइड यानी कि स्टार्च के लिए होता है। तो क्विकली हम यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट को एक बार रिवाइज करते हैं। मोलिस टेस्ट सभी कार्बोहाइड्रेट के लिए वॉयलेट रिंग देता है, बेंडिक्ट टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है, ब्रिक रेड देता है जिसमें कॉपर 2 पॉजिटिव हमारा क्यूप्रिक में टूट जाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड में। फेलिंग्स हमारा रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट देता है, ब्रिक रेड बनाता है, क्यूप्रिक पीपीटी। बारफोल्ड टेस्ट मोनोसेक्राइड्स के लिए होता है, ब्रिक रेड पीपीटी बनाता है, 2-3 मिनट में आ गया। तो अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है तो डाइसेक्राइड प्रेजेंट हो सकती हैं। सेलिवेनोफ टेस्ट कीटोन बॉडीज़ के लिए होता है, चेरी रेड कलर देता है। बायल्स टेस्ट जो है वो हमारा पेंटोज शुगर के लिए होता है, वो टेट्रोज, हेप्टोज इन सब के लिए कलर टेस्ट नेगेटिव देता है। आयोडीन सिर्फ पॉलीसेक्राइड्स के लिए होता है, मोनोसेक्राइड्स के लिए कोई टेस्ट कलर नहीं देता। ठीक है, टोलेंस हमारा एल्डिहाइड और रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए होता है, सिल्वर मिरर कलर देता है। ओसाजन शुगर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, येलो ओसाजन क्रिस्टल्स फॉर्म करता है। तो हमने क्या देखा,
मोलिस्टेस सभी कार्बोहाइड्रेट के लिए, बेंडिक्ट फेलिंग जो है वो रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है, बारफोइड मोनोसेक्राइड्स के लिए, सेलिवेनोफ टेस्ट कीटोज के लिए, बाइल्स पेंटोज के लिए, आयोडीन स्टार्च के लिए यानी कि पॉलीसेक्राइड्स के लिए, टोलिन सिल्वर मिरर देता है, ओसाजन जो होता है क्रिस्टल आइडेंटिफिकेशन करता है किसकी, शुगर्स की। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा सेक्राइड्स का वो होता है डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड जिसमें 2 मोनोसेक्राइड्स यूनिट जो होती हैं जर्नली हेक्सोज यूनिट जिसमें 6 कार्बन प्रेजेंट हो, वो एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे जो डाइसेक्राइड है उसका एग्जाम्पल है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, सेलो बायोज। देखो सुक्रोज टेबल शुगर इसको बोलते हैं, फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। देखो तीनों का फॉर्मूला सेम होगा बट इनके अंदर कौन सी हेक्सोज प्रेजेंट है, कौन सी फॉर्म प्रेजेंट है हेक्सोज की, वो डिफरेंट होती है। ठीक है, वो डिफर करती है। सुक्रोज को टेबल शुगर बोलते हैं, लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं, माल्टोज को माल्ट शुगर बोलते हैं और सेलोबायोज को हमारा सेलोबायोज ही बोलते हैं। ठीक है, तो जब सुक्रोज बनेगी तो कौन कौन सी मोनोमर यूनिट बाइंड होंगी, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, एक कीटोन बॉडी ये वाला है, एक एल्डिहाइड ग्रुप वाला है। अल्फा है क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है रिंग के प्लेन से। ठीक है, अब इनमें बॉन्डिंग कैसे होती है, इनकी बॉन्डिंग होती है अल्फा 1,2 कार्बन पे। देखो जो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये जो फर्स्ट कार्बन है इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और जो हमारा बीटा डी फ्रक्टोज है उसके सेकेंड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दोनों बॉन्डिंग बनाते हैं। तो बॉन्डिंग बनाएंगे तो क्या होगा, OH ग्रुप बनेगा, यहाँ पे बीच में OH ग्रुप रहेगा और हमारा वाटर क्या है रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज, सॉरी OH भी नहीं रहेगा। देखो ये इतना निकलेगा यहाँ पे, एक सेकेंड, ये इतना निकल जाता है, मतलब OH से एक H निकल जाता है और एक यहाँ पे OH था तो H2O तो निकल गया और ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन का यहाँ पे और यहाँ पे बॉन्ड बन गया तो उसकी वैलेंसी पूरी होगी। ठीक है, 2 बॉन्ड बनाने थे उसको। ठीक है, तो ये क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो पानी के रिमूवल से बनता है ना, डिहाइड्रेशन से जो बॉन्ड बनता है। याद क्या रखना होता है, एक तो मोनोमेरिक यूनिट याद रखनी होती है, दूसरा याद रखना होता है कैसे बॉन्डिंग हो रखी है। जैसे अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन हमारे बीटा डी ग्लूकोज के दूसरे कार्बन से बाइंड हो रहा है वाटर के रिमूवल से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है कि फेलिंग्स रिएजेंट को और बेंडिक्ट को ये रिड्यूस नहीं करती क्योंकि इनमें कोई भी फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब देखो लैक्टोज जो होते हैं, लैक्टोज मिल्क शुगर, उसमें क्या होता है, उसमें हमारा गैलेक्टोज और ग्लूकोज होता है। सुक्रोज में क्या था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यहाँ पे क्या है, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज है। अब देखो यहाँ पे भी क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा और बीच में क्या बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन। बट यहाँ पे क्या होता है, बीटा डी गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन है, और बीटा डी ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, तो फोर्थ कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और बीटा डी गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बाय रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हमारा क्या, लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, रिड्यूस कर देगी किसको, बेंडिक्ट को और फेलिंग्स रिएजेंट को। ठीक है, अब देखो लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करूंगी तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, गैलेक्टोज मिलना चाहिए और ग्लूकोज मिलना चाहिए। ठीक है, माल्टोज जिसको माल्ट शुगर बोलते हैं, ये किस किस मोनोमर यूनिट से मिलकर बनी है, ग्लूकोज और ग्लूकोज से। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, एक अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और दूसरे का फोर्थ कार्बन, दोनों के हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक दूसरे से बॉन्ड बना के वाटर को रिमूव करके और ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ते हैं जिसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है 2 अल्फा फॉर्म में ग्लूकोज की, उसको बोलते हैं माल्टोज। ये एक रिड्यूसिंग शुगर होती है क्योंकि ये बेंडिक्ट एंड फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकती है। ठीक है, अब माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करूंगी तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब बचा सेलोबायोज, ये लेस इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे याद नहीं हो रहा तो ये 3 जरूर याद रखना। इनके अंदर बॉन्डिंग क्या होती है, इनकी मोनोमेरिक यूनिट याद रखनी है। अब देखो
सेलो बायोस में बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज होते हैं। एक बीटा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और दूसरे का फोर्थ कार्बन ग्लाइकोसाइडिक लिंक से जुड़े होते हैं और सेलो बायोस बनाते हैं। ये भी क्या होती है, रिड्यूसिंग शुगर। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सुक्रोज मिल के बनी होती है हमारी, किससे, हमारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नॉन रिड्यूसिंग होती है। कौन, सुक्रोज ओनली नॉन रिड्यूसिंग, और सारी क्या है, रिड्यूसिंग है। ठीक है, अब देखो लैक्टोज में क्या है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज अल्फा 1 बीटा 1,4 लिंकेज, और हमारा माल्टोज क्या है, ग्लूकोज ग्लूकोज अल्फा 1,4 लिंके ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सेलोबायोस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो लिंकेज याद रखना है, सब यूनिट याद रखनी है, रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है, ये याद रखना है। ठीक है, अब देखो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या डिफरेंस होता है, ये रिड्यूसिंग है, ये नॉन रिड्यूसिंग है। डेफिनेशन क्या होगी, ऐसी शुगर जिसमें फ्री एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट हो। फ्री एनोमेरिक कार्बन का मतलब है कि उसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा जो उसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, जो उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा किसको रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करके उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाएगा। ठीक है, ऐसी होती है रिड्यूसिंग शुगर। तो हम क्या कह सकते हैं, रिड्यूसिंग शुगर के अंदर फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होते हैं जो हमारे बेंडिंग सॉल्यूशन के अंदर या फेलिंग्स रिएजेंट के अंदर जो हमारे आयंस प्रेजेंट होंगे उसको रिड्यूस करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाएंगे, वो तो होगी रिड्यूसिंग शुगर। बट ऐसी शुगर जैसे सुक्रोज होती है उसमें कोई भी फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं होता, वो जो एनोमेरिक कार्बन था वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में यूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी फ्री कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता, तो वो रिड्यूस नहीं कर पाती बेंडिक्ट एंड फेलिंग्स रिएजेंट को। तो रिड्यूसिंग शुगर के अंदर फ्री एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट होगा, नॉन रिड्यूसिंग में एब्सेंट होगा। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो हमारी रिड्यूसिंग शुगर है वो कॉपर आयन को और जो हमारा सिल्वर आयन है उसको क्या कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, और नॉन रिड्यूसिंग ये कैपेबिलिटी नहीं रखती। बेंडिक टेस्ट पॉजिटिव आता है, ब्रिक रेड कलर का क्यूप्रिक ऑक्साइड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में फॉर्म होता है रिड्यूसिंग शुगर के अंदर, बट यहाँ पे नेगेटिव आता है। फेलिंग्स में भी क्यूप्रिक प्रेसिपिटेट बनता है और ब्रिक रेड कलर आता है, पर नॉन रिड्यूसिंग में नहीं आता। टोलेंस टेस्ट भी पॉजिटिव आता है, सिल्वर मिरर कलर देता है किसमें, रिड्यूसिंग शुगर में, बट ये नेगेटिव आता है नॉन रिड्यूसिंग में। जो हमारी रिड्यूसिंग शुगर होती है वो म्यूटा रोटेशन शो करती है, मतलब वो अल्फ़ा फिर बीटा फिर अल्फ़ा फिर बीटा इस तरह की फॉर्म शो करेंगी। बट जो नॉन रिड्यूसिंग है जैसे कि सुक्रोज वो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करती। जो हमारी एल्डोज एंड कीटोन्स बॉन्डिंग होती है रिड्यूसिंग शुगर की वो ओपन चेन फॉर्म भी फॉर्म करती हैं, बट सुक्रोज है जैसे नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म वो फ्री ओपन चेन कार्बोनिल कंपाउंड कभी भी फॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि फ्री हो गया कार्बोनिल कंपाउंड तो वो इन रिएजेंट को रिड्यूस कर सकता है, तो वो कभी भी फ्री फॉर्म में होता ही नहीं है, वो ओपन चेन में होता ही नहीं है, इसलिए वो रिड्यूसिंग नहीं होता, नॉन रिड्यूसिंग होता है। एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मेनोज, राइबोज, जेलुलेज, ये सारी क्या होती हैं, रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। नन आल फ्री मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, सिर्फ हमारी डाइसेक्राइड में सुक्रोज होती है जो क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, और ट्री हेलोज होती है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, जब हम रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं तो उसमें एक एनोमेरिक कार्बन बॉन्ड बनाता है और दूसरा फ्री होता है, क्योंकि दो होते हैं, बट इसमें दोनों ही एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं, कोई भी फ्री नहीं होता, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। क्या याद रखना है हमें, ग्लूमा सेल से याद रख सकते हैं, ग्लूमा सेल। ग्लूमा सेल का मतलब क्या है, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, ठीक है, सेलुलोज और हमारा आइसोमाल्टोज। ठीक है, ग्लूमा सेल का मतलब क्या है, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, सेलुलोज, आइसोमाल्टोज, ये रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। या कह सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जितनी भी मोनोसेक्राइड हैं ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग होती है सिर्फ सुक्रोज और ट्री हेलोज। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर कोई भी फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं होता, तो ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं होती, और जिनके अंदर फ्री एनोमेरिक कार्बन होता है वो रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है, नेक्स्ट टाइप आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट यानी कि सेक्राइड्स का, डेट इज़ ओलिगोसेक्राइड्स। जो क्या होते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स ऐसे कार्बन होते हैं जो 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू जोड़ के बनाते हैं। क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, अब 2 से ज़्यादा जितने भी कार्बन हो,
अगर दो जुड़ रहे हैं मोनोसेक्राइड यूनिट, डाइसेक्राइड होगा। तो डाइसेक्राइड भी किसका एग्जांपल है? ओलिगोसेक्राइड का। जैसे लैक्टोज हमने पढ़ा, सुक्रोज हमने पढ़ा, माल्टोज पढ़ा, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ओलिगोसेक्राइड के। ट्राइसेक्राइड जैसे रेफिनोज प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, इसमें 3 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, तो ये भी 3 मोनोसेक्राइड को जुड़ के बना है, तो ट्राइसेक्राइड हो गया। और ये किसका एग्जाम्पल है? ओलिगोसेक्राइड का। टेट्रासेक्राइड मतलब कि 4 मोनोसेक्राइड यूनिट जुड़ के बनाएंगी टेट्रासेक्राइड को। एग्जाम्पल है टेकियोज। पेंटासेक्राइड टू डेकासेक्राइड्स, ये भी हमारे क्या होते हैं? जो 5 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू जोड़ के अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इनको हम किस में इंक्लूड करेंगे? ओलिगोसेक्राइड्स में। देखो, अब जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं वो किस तरह के टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे? माल्टोज की बात आएगी तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, लैक्टोज सेलोबायोज की बात आएगी तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, सुक्रोज की बात आ रही है तो अल्फा 1 तो हमारा अल्फा होगा, है ना, फर्स्ट कार्बन पे एक, सेकंड कार्बन पे बीटा फॉर्म होगी, तो अल्फा 1,2 बीटा सुक्रोज। आइसोमाल्टोज में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग ओलिगोसेक्राइड, रिड्यूसिंग क्या होता है? माल्टोज, लैक्टोज, सेलोबायोस। नॉन रिड्यूसिंग सुक्रोज भी नॉन रिड्यूसिंग है, रेफिनोज भी, और टेकियोस, ये भी हमारे क्या, स्टेकियोस, ये भी क्या है? नॉन रिड्यूसिंग। क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी ओलिगोसेक्राइड? देखो, इसमें डाइसेक्राइड आ रहे हैं, टेट्रा, है ना, ये सब आ रहे हैं, तो ये क्या करेगी? सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करेगा। जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो भी बीच में कंपाउंड बनते हैं, 3 कार्बन कंटेनिंग, 4 कार्बन कंटेनिंग, 6 कार्बन कंटेनिंग, वो किसकी फॉर्म होती है? ओलिगोसेक्राइड की। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड जो सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जो सेल को रिकॉग्निशन, सेल एडहेशन में हेल्प करते हैं, वो सब क्या होते हैं? ओलिगोसेक्राइड। सेल रिकॉग्निशन, सेल एडेशन और इम्यून रिस्पॉन्स जो शो करते हैं एंटीजन के अगेंस्ट, एंटीजन को पहचान के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना, ये क्या है? इम्यून रिस्पॉन्स। ये किसकी वजह से होता है? ओलिगोसेक्राइड की वजह से। हार्मोन के लिए रिसेप्टर का काम करना, टॉक्सिन्स के लिए, पैथोजेंस के लिए, वो भी किसकी वजह से होता है? ओलिगोसेक्राइड्स की वजह से। कहाँ पे पाए जाते हैं ओलिगोसेक्राइड्स? जैसे फॉर एग्जांपल सुक्रोज है, जो एक डाइसेक्राइड है ना। सुक्रोज की बात करें तो शुगर केन में, शुगर बीट में पाई जाएगी, लैक्टोज मिल्क में, माल्टोज हमारे जो भी जर्मिनेटिंग सीड होते हैं माल्ट के अंदर पाई जाएगी, रेफिनोज लेग्यूम्स में, कैबेज में, ब्रोकली में पाई जाएगी, स्टेक्योज बीन्स के अंदर, सोयाबीन, पी, इनके अंदर पाया जाएगा। सेलोबायोज कहाँ पे पाया जाता है? जब हम सेलुलोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, उसको छोटी छोटी यूनिट में तोड़ते हैं तो बीटा ग्लूकोज बनते हैं, और कभी कभी वो एक से ज़्यादा बाइंड भी रह जाते होंगे, तब हमारे सेलोबायोज बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी कैटेगरी या नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टाइप होता है सेक्राइड्स का, वो होता है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट से जुड़ के बने होते हैं। मतलब 10 से ज़्यादा, 10 तक तो हमारे क्या होते हैं? ओलिगोसेक्राइड, अप्रोक्स मतलब 9, है ना। उससे ज़्यादा अगर होगे तो वो पॉलीसेक्राइड होंगे। जुड़े कौन से बॉन्ड से होंगे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। इनको क्या बोला जाता है? ग्लाइकेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लाइकेंस बोला जाता है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5 की होल n। ठीक है, अगर मैं 2 लूँ n की वैल्यू तो 6 2 जा 12, ठीक है, और H कितने हो जाएंगे? 20, और O कितने हो जाएंगे? 10, तो कितना हो जाएगा? C12H20 एंड O10। ठीक है, तो इस तरह से ग्लूकोज के बहुत सारे पॉलीमर बनते हैं, मतलब चेन बनती है। स्ट्रक्चरल कंपैरिजन कर रहे हैं कुछ पॉलीसेक्राइड का। एग्जाम्पल की बात करें पॉलीसेक्राइड्स की तो देखो, ग्लाइकोजन होता है जो एनिमल में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। स्टार्च होता है जो प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। ठीक है, स्टार्च की 2 यूनिट होती हैं, एक अमाइलोज, एक अमाइलोपैक्टिन। सेलुलोज जो प्लांट की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। काइटिन जो फंगस एंड आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन होता है उसमें काइटिन होता है, फंगस की सेल वॉल में काइटिन होता है। हाइलुरोनन जो हमारा ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन टिश्यू में प्रेजेंट होता है, ये भी क्या है? पॉलीसेक्राइड है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? पॉलीसेक्राइड के। स्टार्च का देखो, स्टार्च में क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज होंगे, 1,4 लिंकेज के थ्रू जुड़ रहे होंगे। ठीक है, ये अनब्रांच्ड चेन होती है, सिंगल लीनियर फॉर्म होती है किसकी? अमाइलोज की।
मतलब स्टार्च की अमाइलोज सब यूनिट। दूसरी जो अमाइलोपेक्टिन होती है उसमें ये अमाइलोज है, ये अमाइलोज है, ये अमाइलोज है। अब 2 से ज़्यादा जो अमाइलोज हैं वो इंटर ब्रांचिंग करती हैं, यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या बन रहा था, अल्फा 1,4 जो लीनियर चेन है उसमें क्या बॉन्ड बन रहा है, अल्फा 1,4 लिंकेज। बट जब ब्रांचिंग हो रही है तब कौन सा बॉन्ड बन रहा है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये याद रखना है कि अमाइलोज में तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। पर अमाइलोपेक्टिन है तो लीनियर फॉर्म जो है उसमें तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, पर जो ब्रांच्ड फॉर्म है उसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। अब ग्लाइकोजन एनिमल्स में क्या होता है, जो इसमें भी ब्रांचिंग हो रखी होती है, किसी में तो क्या होगा, अल्फा 1,4 ब्रांचेज एक में होगी, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक ब्रांच। सेलुलोज में बीटा 1,4 ग्लूकोज हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। काइटिन में देखेंगे तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, ठीक है। क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है काइटिन में। और यहाँ पे देखेंगे तो बीटा 1,3 फिर बीटा 1,4, बीटा 1,3 बीटा 1,4। अगर इसकी 2 सब यूनिट होंगी, ग्लूक्यूरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। अगर एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन की बात करें तो बीटा 1,4 और ग्लूकोक्यूरोनिक एसिड की बात करें तो बीटा 1,3, ठीक है। तो ये हमें बॉन्ड याद रखने हैं कि इनमें कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, किसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं पॉलीसेक्राइड्स का। पॉलीसेक्राइड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है, होमोपॉलीसेक्राइड्स और हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। होमो का मतलब क्या है, सेम टाइप की मोनोमेरिक यूनिट रिपीट होती जाएगी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना बना के, तो होमोग्लाइकेंस बनेंगे। हेट्रोपॉलीसेक्राइड हेट्रोग्लाइकेंस बनेंगे जब एक या एक से ज़्यादा तरह की मोनोसेक्राइड, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, मेनोज हो गया, ये अलग अलग मोनोसेक्राइड फॉर्म जुड़ के कुछ बना रही हैं, कुछ पॉलीमर बना रही हैं, तो वो हेट्रोग्लाइकेन है। अगर सिर्फ ग्लूकोज जुड़ के बना रही है तो होमोपॉलीमर बन गया, यानी कि होमोग्लाइकेन बन गया। क्लियर है। अब देखो, होमोपॉलीसेक्राइड यानी कि होमोग्लाइकेंस। होमोग्लाइकेंस के एग्जाम्पल क्या होते हैं, स्टार्च होती है, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, डेक्सट्रिन एंड इनुलिन। ये याद रखने हैं हमें। होमोपॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल, स्टार्च होगी, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया, डेक्सट्रिन हो गया, इनुलिन हो गया। इसमें सेम टाइप की मोनोमेरिक यूनिट ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना के रिपीट होती हैं। जैसे स्टार्च के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। ग्लाइकोजन में अल्फा डी ग्लूकोज, सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। काइटिन में एन एसिटाइल डी ग्लूकोज अमाइन, मतलब नाग 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 नाग। डेक्सट्रिन में अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। इनुलिन में फ्रक्टोज फ्रक्टोज फ्रक्टोज। तो ये मोनोमर यूनिट इनकी सेम रहती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, होमोपॉलीसेक्राइड बोला जाता है। अब स्टार्च क्या है, स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने वाला कंपाउंड प्लांट के अंदर। ग्लाइकोजन एनिमल्स में और फंगस के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। सेलुलोज प्लांट सेल की सेल वॉल का पार्ट बनाता है। काइटिन आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन बनाता है और फंगस की सेल वॉल बनाता है। डेक्सट्रिन हमारा डेंटल प्लैग, यहाँ पे जो वो येलो येलो दांतों के ऊपर जम जाता है वो डेंटल प्लाग होता है, वो प्लाग वो डेक्सट्रिन होता है। ब्लड प्लाज्मा का जो सब्सटीट्यूट होता है जो येलो येलो कलर का, तो वो डेक्सट्रिन होता है। इनुलिन, कुछ प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट इनुलिन की फॉर्म में भी स्टोर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स की, हेट्रोग्लाइकेंस के, जो 2 डिफरेंट मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बना होता है। जैसे हाइलुरोनिक एसिड, ग्लूक्यूरोनिक एसिड प्लस एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, इसमें 1,3 लिंकेज था, इसमें 1,4 लिंकेज था, ठीक है। एक में 1,4 लिंकेज है, एक में 1,3 लिंकेज है, ये दोनों जुड़ के बनती हैं। तो अलग अलग होगी कनेक्टिव टिश्यू में और साइनोवियल फ्लूइड, हमारे जॉइंट में होता है साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। वो जिसको हम बोलते हैं ना कि ओल्ड एज में ऐसे बोलते हैं ग्रीस खत्म हो गया, तो वो ग्रीस क्या है, साइनोवियल फ्लूइड है, ठीक है। तो वो साइनोवियल फ्लूइड में और कनेक्टिव टिश्यू में हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट 2 मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बना होता है, ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन, ठीक है। इसमें क्या था, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, इसमें क्या है, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। कार्टिलेज का पार्ट फॉर्म करता है, कार्टिलेज का प्रोटीन होता है ये। हेपरिन सल्फेटेड शुगर होती हैं और ये एंटी कोएगुलेंट होता है, हमारे ब्लड के लॉस को प्रिवेंट करता है।
पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, नाग और नाम से मिलकर बनी होती है, दो अलग अलग सब यूनिट हो जाती हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल। एगार गैलेक्टोज के डेरिवेटिव्स होते हैं जो बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में कल्चर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। पैक्टिन गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड की मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बना होता है, प्लांट की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। अब कुछ पॉलीसेकेराइड हैं जो स्टोरेज का काम करते हैं, जैसे स्टार्च प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करती है, प्लास्टिड में स्टोर करती है, और ये अमाइलोज से मिलके बनी होती है। अमाइलोज इसका 20 to 30% पार्ट फॉर्म करती है, जो इसकी क्या होती है, जो इस अल्फा 1,4 लिंकेज फॉर्म करती है और जो लीनियर होती है। और जो अमाइलोपेक्टिन होती है वो 70 to 82% पार्ट फॉर्म करती है, ब्रांच्ड होती है, जिसमें एक तो लीनियर फॉर्म होती है अमाइलोज की अल्फा 1,4 बैकबोन वाली, एक अमाइलोज ऊपर लिंक होगी, नीचे होगी अमाइलोज, बीच में जो ब्रांचिंग होगी वो अल्फा 1,6 से होगी, जिसमें हर 20 to 30 ग्लूकोज के बाद ब्रांचिंग होगी, हर 24 to 30 ग्लूकोज रेजिड्यू के बाद ब्रांचिंग होगी। ये ब्लू ब्लैक कलर देती है आयोडीन के लिए, इसीलिए आयोडीन सिर्फ पॉलीसेकेराइड का टेस्ट होता है, मोनोसेकेराइड के लिए नहीं किया जाता। ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करती है, लीवर में और स्केलेटल मसल्स में। हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर है, एक तो इसकी लीनियर फॉर्म होती है जिसमें अल्फा 1,4 बैकबोन होती है, दूसरी जिसमें हमारे हर 8 से 12, जैसे ये एक होगी, एक ये होगी, तो जब 8 से 12 ग्लूकोज रेजिड्यू बन जाएंगे तो उसके बाद ब्रांचिंग होगी अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की, किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर। ये रेडिश ब्राउन कलर देता है किसके साथ, आयोडीन के साथ। अगर रेडिश ब्राउन कलर आ रहा है आयोडीन के साथ तो वो क्या होगी, ग्लाइकोजन की प्रेजेंस को शो करेगा। अब कुछ स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड होते हैं, जैसे सेलुलोज। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के पार्ट को बनाएंगे, स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे। सेलुलोज मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है अर्थ पे, क्योंकि जितने भी प्लांट स्पीसीज है सबकी सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट होता है और उनकी सेल वॉल का 40% पार्ट फॉर्म करता है। ये बीटा डी ग्लूकोज को कंसिस्ट करता है, जिसमें वो बीटा डी ग्लूकोज 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंक से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। लीनियर होते हैं और अनब्रांच्ड फॉर्म होती है। ह्यूमन में सेलुलेज एंजाइम नहीं होता, इसलिए हम ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं, लीफी पार्ट्स जो होते हैं, उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। काइटिन पॉलीमर होता है एन एसिटाइल डी ग्लूकोजमाइन का, इसमें बीटा 1,4 लिंकेज होता है, और ये क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोजमाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोजमाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोजमाइन, इस तरह से जुड़ा होगा बीटा 1,4 लिंकेज से। ये आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होता है, जो कवरिंग होती है इंसेक्ट्स के ऊपर, जो हमने शाइनी डिफरेंट कलर की देखी है, या फंगस की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। अब हम इम्पोर्टेंट ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देख लेते हैं। देखो, अमाइलोज में क्या होता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अमाइलोपेक्टिन में जो लीनियर फॉर्म होंगे उनमें तो अल्फा 1,4 लिंकेज होगा, फिर हमारा अप्रोक्स 28 to 30 ग्लूकोज के बाद अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ब्रांचिंग हो रखी होगी। ग्लाइकोजन में एक तो लीनियर फॉर्म होगी जिसमें अल्फा 1,4 लिंकेज होगा, फिर 8 to 12 ग्लूकोज के बाद ब्रांचिंग होगी एक लीनियर की दूसरे के साथ, जिसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू ब्रांचिंग होगी। सेलुलोज में बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, काइटिन में बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, डेक्स्ट्रीन में मेनली अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड पे क्वेश्चन आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब टेस्ट देखो, आयोडीन टेस्ट स्टार्च के लिए किया जाता है, जो ब्लैक कलर देता है, ये पॉलीसेकेराइड के लिए ही होता है, ठीक है। आयोडीन टेस्ट फॉर ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के लिए किया जाता है, ग्लाइकोजन के लिए ये रेडिश ब्राउन कलर देता है। मोलिस टेस्ट वॉयलेट रिंग देता है, सभी तरह के कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। बेंडिंग एंड फेलिंग रिएजेंट जो है वो हमारा रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए होता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है वो नेगेटिव टेस्ट परफॉर्म करती है बेंडिंग एंड फेलिंग रिएजेंट के साथ। अब देखो कुछ पॉइंट्स। मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, सेलुलोज, प्लांट की सेल वॉल बनाता है। बीटा हमारा ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज हमारा प्रेजेंट होता है। मोस्ट अबेंडेंट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, प्लांट के अंदर स्टार्च होगा, एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन होगा। हाईली ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड क्या होता है, ग्लाइकोजन। फंगस का पॉलीसेकेराइड जो उनके स्ट्रक्चर बनाएगा यानी कि सेल वॉल बनाएगा, काइटिन। बैक्टीरिया की सेल वॉल का मेन कंपोनेंट पेप्टाइडोग्लाइकन।
कल्चर मीडिया, कौन सी पॉलीसेकेराइड को हम कल्चर मीडिया की फॉर्म में यूज़ करते हैं ताकि हम बैक्टीरिया की कॉलोनी बना सके लैब में, एगार प्लेट बनाने के लिए एगार। एंटीकोएगुलेंट जो एज अ पॉलीसेकेराइड है और हमारे ब्लड लॉस को प्रिवेंट करेगा, हेपरिन। प्लांट की सेल वेल में कौन सा पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है, सेलुलोज। हमारे जॉइंट केट करते हैं, जो साइनोवियल फ्लूइड बनता है उसमें कौन सा होता है, हाइलुरोनिक एसिड। जैम में, जेलीज में जो उसको थिक करता है वो पेक्टिन होता है, और पेक्टिन प्लांट की सेल वॉल का पार्ट भी बनाता है। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया कार्बोहाइड्रेट एंड इसका क्लासिफिकेशन, और हमने डिटेल में स्टडी किया, अच्छे से स्टडी किया। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, पहले तो आएंगे इसके MCQ, उसके बाद में इसका जो हमारा मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट है वो सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी एंड अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, और मेरे को अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए धन्यवाद। आप कुछ मेरी टीचिंग स्टाइल में कुछ चेंजेस चाहते हैं तो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कोई और टॉपिक चाहिए आपको जिसके ऊपर मैं वीडियो लेक्चर लेके आऊँ तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा।